चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। क्या है संसार अवस्था? इसके कर्म के बंध रूप जो प्रक्रिया, कर्म जो पड़े हैं सत्ता में वो जो प्रक्रिया, और जो इसका उदय होता है वो प्रक्रिया, वो पूरी जो प्रक्रिया है ये क्या है? संसार अवस्था है। ठीक है। बंध कैसे होता है ये समझा दिया कि इस जीव को बंध में योग और कसाय का निमित्त पड़ता है। सत्ता में कर्म कैसे रहते हैं तो वो उनका आत्मा के प्रदेशों के साथ अस्तित्व बना रहता है। और उदय में जब उदय काल प्रारंभ होता है तो उदय कैसे होता है कर्म का, तो कहा कि कर्म के अनुभाग शक्ति के अनुसार बाहर में स्वयमेव उस रूप जीव परिणमित होता है, यह और सामग्री मिलती है। इस प्रकार उदय होता है और उसके कर्मत्व पने का समापन हो जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये है संसार अवस्था। इसका नाम क्या है सिंघल साहब? ये संसार अवस्था है। इस अधिकार का जो हेडिंग है। ठीक है। अब अपने जो चर्चा चल रही थी कि अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म जिनका उदय काल प्रारंभ हो गया है एक समय में कैसे उदय में आते हैं। बात पकड़ में आई ना? अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म जिनका उदय काल प्रारंभ हो गया है वह कैसे उदय में आते हैं, वो बात यहाँ टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं। देखो पेज नंबर 30 है, पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं, है ना। पहली पंक्ति तो आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई। पेज नंबर 30, कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहे या अलग हो जाए कुछ प्रयोजन नहीं रहता। ये वाली बात तो कल सबको अच्छे से समझ में आ गई ना, पहली पंक्ति। फिर आगे क्या कहते हैं? यहां इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय
अनंत परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय आते हैं। उन सब परमाणु का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। मिल गया आपको ये सबको, है ना? 30 नंबर का पेज है मेरे ग्रंथ में, और ये सोनगढ़ से छपा हुआ उस ग्रंथ में पेज 35 नंबर का पेज है। ठीक है, अब आज अपन को जो बात चर्चा करनी है, कल थोड़ी सी अपन ने इस बात को प्रारंभ की थी, उस विषय को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जिस पंक्ति पर अपने को चर्चा करनी है, क्या है पंक्ति? देखो, बहुत समयों में, मिल गया, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं, तथा उन सब परमाणु का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। बात सरल है, बहुत सरल है। अपन तो व्यापारी वर्ग है, एकदम आपको ये पंक्ति समझ में आ जाएगी। कौन पढ़ेगा आप में से ये पंक्ति? बेटा पढ़ेगा मान? कहाँ है पंक्ति? पेज नंबर 35 है। कौन सा ग्रंथ है? 30 नंबर है कि 35 है? मिल गया अजीत भैया? नहीं मिला? पेज नंबर 30 पे दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें तीसरे नंबर की पंक्ति है, चौथे नंबर की पंक्ति, वहां से मैं फिर पढ़ रहा हूं। देखो, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणु का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। बात सरल है सिंगल साहब। देखो, अभी मैं आपको अपने लौकिक उदाहरण से समझाता हूं। कल तो अपन ने ग्रंथ के ही थोड़े थोड़े सपोर्ट उदाहरण लिए थे। अभी आजकल तो चल रहा है ना सिस्टम, सब चीज कर्जे में मिलती है, नहीं मिलती है मुकेश भाई साहब? हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, है ना, पर्सनल लोन, सब चलता है ना कर्जे में। ठीक है, तो अभी क्या है, आपने अपन ज्यादा लोन नहीं ले, 3 लोन ले लेते सपोज। एक है हाउस लोन, एक कार लोन, ठीक है, और आप चाहो तो क्या है वो पर्सनल लोन। 3 लोन लिए, ठीक है ना। हाउस लोन कितने साल के लिए लिया? बोले 20 वर्ष के लिए। कार लोन कितने लिए? 7 साल के लिए, ठीक है। और पर्सनल लोन कितने? तो बोले ये 10 वर्ष के लिए। इसका अमाउंट कितना है? तो बोले ये हम 40 लाख रुपए। ये कितना लिया? ये 10 लाख रुपए। और ये लिया आपने 5 लाख रुपए। हो गया। फिर आपने किस्त कर दी इसकी 20 साल में, ये मेरे को चुकाना है। पहले 6 महीने तो आपको चुकाना नहीं है, और उसके बाद आपकी किस्त चालू हो जाएगी। तो जो पहले 6 महीने नहीं चुकाना है वो तो हो गया आपका आवादा का, ठीक है, उसमें तो आपको कुछ चुकाना नहीं है। और 6 महीने बाद किस्त चालू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कार लोन की हो सकता है आपकी किस्त 2 महीने बाद या 1 महीने बाद चालू हो जाए, और पर्सनल लोन की आपने 1 साल बाद किस्त चालू हो जाए। अब 1.5 बरस बाद 1 महीने में आपसे कर्जा मांगने वाले कितने जने आ जाएंगे?
ठीक है, तीनों आ जाएंगे ना, तीनों आ जाएंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार हो सकता है आपने हाउस लोन 2 वर्ष पहले लिया हो, कार लोन 2 वर्ष बाद लिया हो और पर्सनल लोन उसके 1 वर्ष बाद लिया हो, लेकिन तीनों का उदय काल अगर एक साथ आया तो ये सब मिलकर उदय में आएंगे। तो उस महीने आपको मकान की किस्त भी चुकानी है, उस महीने आपको कार की किस्त भी चुकानी है और उस महीने आपको पर्सनल लोन भी चुकाना है। ठीक है, ये तो कर्जा। और अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो कि जो आपने बैंक में जमा करा हो और उसका मंथली ब्याज आता हो तो वो भी उसी महीने ब्याज में आएगा। तो ये तो आपकी हुई आवक। मान लो आपको 5,000 रुपये आया और 20,000 रुपये आपको देना है, तो आपको रिजल्टेंट कितना जा रहा है आपका, वो 15,000 रुपये अपना जा रहा है। टोटल मुझे साहब ने बस ये बात बताइए। ठीक है, इतनी सरल है बात, समझ में आ गई ना बात, कितनी सरल है। इस प्रकार कर्म का उदय आता है। क्या कि अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म प्रति समय में उदय काल में जो उदय में आते हैं वो सब मिलकर उदय में आते हैं। आपने मकान का लोन अलग समय में लिया, कार का लोन अलग समय में लिया, पर्सनल लोन अलग समय में लिया, लेकिन उनका जो उदय काल है उसमें तो ये इसका तो 20 वर्ष का स्थिति ली हुई है इसने, इसकी स्थिति 10 वर्ष की है, इसकी स्थिति 7 वर्ष की है। तो 1 वर्ष 2 वर्ष बाद तो सब उदय में आ रहे हैं, तो आपको सबको पेमेंट करना है। आई बात समझ में? ओके, सरल है ना बात। तो ठीक उसी प्रकार कर्म की स्थिति है कि भले ही अलग अलग समय में बंधे हो, लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर समय में उसका उदय काल चालू है और जितने परमाणु उसके उदय में आने हैं उतने परमाणु आएंगे और सबका मिलकर अनुभाग, ये इन सबका मिलकर आपको उस महीने 15,000 चुकाना है, 20,000 चुकाना है, 25,000 चुकाना है, वो आपको चुकाना है। ये आपका कर्जा है। और उसके एवज में यदि आपकी कोई अर्निंग है तो वो सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पाप की प्रकृतियों का है, पुण्य की प्रकृतियों का है और बाकी जो आपकी घातिया कर्म की, सबके इस प्रकार का उदय की स्थिति चलती है। हो गए ना, सरल है। ये जो 20 है इसका उदय, ये अगर इसमें कोई संक्रमण हो रहा है तो जाने दो। ठीक है, अब इसका तो मान लो आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने इसका पर मंथ आपका जो फीस है 20,000 रुपये और आपकी आवक 6,000 रुपये और आपने कोई रिसेंट नई आवक और ऐड कर दी, ठीक है, और वो 10,000 की और शुरू हो गई, तो ये 16 माइनस 20 तो आपके पास 4,000 का टोटा है। आई बात समझ? आपके वर्तमान परिणाम से कोई इस प्रकार का कर्म बंधा जिसकी स्थिति कम है और जिसका अनुभाग ज्यादा है, ठीक है, और उसका उदय काल भी चालू हो गया इसके साथ में, तो जो फल आएगा वो रिजल्टेंट आएगा। आई बात समझ में? सरल है, ये तो बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स। ये बात टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में बताई। देखो अब ये 3 पंक्तियां अपन पढ़ते हैं, अब इसका आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अभी दोनों ही समझ लो, उधर से ब्याज भी मिल रहा है, उधर से कर्जा वाला भी दे रहा है, तो आपको क्या टेंशन है? आपको कितनी टेंशन है? यदि मान लो आपको 15,000 का कर्जा है और 10,000 की आपकी ब्याज आ रही है, तो आपको 5,000 देने की टेंशन है, तो वो आपको 5,000 समझो कि टेंशन है, तो पाप का उदय। और 20,000 ब्याज से आ रहा है और 5,000 मांगने वाला आ रहा है, तो 15,000 आपके पास सरप्लस है, वो पुण्य का उदय है। क्योंकि अलग अलग समय में बंधे हुए कर्म के परमाणु प्रत्येक अपना जो उदय काल में जो निषेक उदय में आते हैं वह अपनी अनुभाग शक्ति के अनुसार फल देकर कर्मत्वनाशी हो जाती, खिल जाते हैं और सबका मिलकर जो रिजल्टेंट है वो इफेक्ट आएगा आपको। क्रम से, बिल्कुल क्रम से उदय में आते हैं। वो जो ढेला बन गया है उसमें क्रम है, वो क्रम से उदय में आते हैं। लेकिन अलग अलग समय में बंधे हुए ढेले हैं, उनका सबका अपना अपना क्रम है, लेकिन एक समय में सभी का जो क्रम होगा उसका इफेक्ट मिलेगा अपने को। बात पकड़ में आई थी ना आपको? ऐसा तो है ही नहीं है कि सिर्फ एक ही स्थिति लिए हुए कर्म बंधा हुआ है। अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति लिए हुए कर्म बंधा हुआ है, उनके अलग अलग निषेक उदय में आते हैं, तो सबका मिलकर एक समय जो आएगा और उनका अनुभाग जो रिजल्टेंट है वो आपको फल मिलेगा। ये बात है यहाँ। ठीक है, चलें आगे। देखो पढ़ते हैं अभी ये 3 पंक्ति, अब आपको ये समझ में आ जाएगी। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु, बहुत समयों में बंधे परमाणु, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग समय में आपने जो कर्म बांधे है ना, और सबकी स्थिति भी अलग अलग थी,
लेकिन उदय काल प्रारंभ कॉमन हो गया उनका। कॉमन हो गया मतलब उसका उदय काल भले ही पहले प्रारंभ था लेकिन उसका ड्यूरेशन लंबा था। इसका उदय काल बाद में प्रारंभ हुआ, लेकिन एक समय में जितने के भी उदय काल चालू हैं उन सब की, ठीक है, जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं। 2 बरस बाद तो मुकेश जी भाई साहब अपने को हाउस लोन भी चुकाना है, कार का लोन भी चुकाना है और पर्सनल लोन भी चुकाना है। तो वो जो एक समय है ना 2 बरस बाद, उसमें तीनों के उदय काल चालू है। बात पकड़ में आ गई? ऐसे ही अनेक समय में बंधे हुए जो परमाणु हैं कर्म के, जिनका उदय काल चालू हो गया, अब वो सभी उदय में आएंगे। ठीक है, उदय में आएंगे तो फल क्या देंगे? तो कह रहे, यहां देखो क्या कह रहे हैं कि जितने क्या एक समय में उदय में आने योग्य वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। इकट्ठे होकर उदय में आते हैं मतलब वहां अंदर में मिल जाते हैं ढेला, एक समय में सब उदय में आते हैं। आई बात समझ में? एक उदयावली होती है, वो एक मैथमेटिक्स है, आवली होती है उसके फिर ये क्रम में, लेकिन आप समझना वो उदय में आते हैं। उदय में आते हैं मतलब उनका अपना फल देके, अब फल क्या मिलेगा आपको? भाई आपने 5 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से आपको अलग अलग ब्याज मिलता है, और 5 जगह आपने कर्जा ले रखा है जहां आपको रीपेमेंट करना है। तो एक पर्टिकुलर मंथ में आपका रिजल्टेंट क्या है? क्या रिजल्टेंट है? वो आपकी आवक है, ये आपकी जावक है, और उसका रिजल्टेंट है आपके पास, वो फल है। ठीक है, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। आगे बात समझ में? तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। ये बात क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब कि जब कर्म बंध गया और उसने जो स्थिति ली, ठीक है, और सत्ता में रहते हुए उसके स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, जो उसकी उदय काल में स्थिति है, उतने समय तक उदय से लेकर जब तक स्थिति पूरी होगी तब तक वह आत्मा के प्रदेश के साथ उसका अस्तित्व बना रहता है, यानी एक क्षेत्र अवगाह संबंध बना रहता है। आई बात समझ? ऐसा नहीं होता है कि आत्मा का प्रदेश वहां चला गया और कर्म वहां पड़ा हुआ है और वहां उदय आ रहा, ऐसा नहीं होता है। ये है उनकी एग्जिस्टेंस है। नियम कब तक है? नियम कब तक है कि जब तक स्थिति पूरी नहीं होगी तब तक तो उसका अस्तित्व बना रहेगा। स्थिति पूरी होने के बाद रहे नहीं रहे कर्मत्व बने का कोई, क्योंकि उसकी ताकत ही समाप्त होगी। आई बात समझ में? फिर वो पुद्गल का परमाणु ढेला पड़ा है नहीं पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं। बात पकड़ में आ गई आपको? इसकी स्थिति मान लो 10 वर्ष की है, सपोज ये जो अपन ने बनाया रखा है 10 वर्ष, और इसकी वर्ष एक वर्ष, ठीक है, तो इसका उदय काल चालू है और इसका उदय काल चालू है, तो दोनों का मिलके जो रिजल्टेंट आ रहा है 1 बरस बाद इसकी स्थिति पूर्ण हो गई, ठीक है। लेकिन जब तक स्थिति पूर्ण नहीं होगी तब तक इसका अस्तित्व आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह में रहेगा, ठीक है। अब स्थिति पूर्ण होने के बाद ये यहां रहे इसके साथ नहीं रहे, बिखर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां इसके अनुभाग शक्ति है नहीं। लेकिन इसकी 10 वर्ष की स्थिति है तो ये नियम से 10 वर्ष रहेगा मिनिमम, इसका अस्तित्व बना रहेगा पूरा। किसके साथ बना रहेगा? आत्मा के प्रदेशों के साथ। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मान लो कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर का आपका कर्म का बंध है, ठीक है, और उसका उदय काल प्रारंभ हो गया है, तो मुकेश जी वैसा यहां से उदय चालू है 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलेगा। इस बीच में हजारों लाखों करोड़ों पर्याय इसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये कर्म आत्मा के साथ इसका अस्तित्व बना रहेगा और इसका उदय चालू। बात समझ में आ गई आप? बाहर में चेंजेस हो गए, करोड़ों पर्याय चेंज कर ली उसने, लेकिन ये कर्म आत्मा के साथ इसका अस्तित्व बना रहेगा। कब तक? जब तक इसकी स्थिति पूरी नहीं हो। इस बीच में ऐसा नहीं होगा कि तो 2-5 बरस रहा और फिर चला गया। आई बात समझ?
ये स्थिति पूरी तक है, ठीक है, ये बात है, अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, चले आगे, देखो क्या कहते हैं पंडित साहब। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणु का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत मतलब जब तक स्थिति उदय की पूरी नहीं हो तब तक कर्म रूप अस्तित्व, कर्म रूप मतलब आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहते हैं और वो जो उनकी कर्म रूप एक विशिष्ट अवस्था है वो अस्तित्व को बनाए हुए रखता है और जीव से संबंध रूप रहते हैं, मतलब जहां आत्मा है वहां वही है, एक क्षेत्र में रहते हैं। इसी को कहते हैं बंध है और उसका अस्तित्व बना हुआ। ठीक है, हो गई संसार अवस्था पूरी। सिंगल साहब हो गई ना संसार अवस्था, इसका अधिकार का नाम ही संसार अवस्था है। संसार अवस्था मतलब बंध सत्ता और उदय रूप जो अवस्था है उसका नाम संसार अवस्था है। अब आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। समझ में आ गई आपको तीनों बातें? संसार अवस्था समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बंधो अवस्था क्या होती है मुकेश जी भाई साहब बताओ, एक एक जना। सत्ता रूप अवस्था क्या होती है और उदय रूप अवस्था क्या होती है, ऐसा जानना। टोडरमल जी साहब ने 2 पेज में पूरा इस बात का समझाया है ना इसको। बंध रूप अवस्था किसको कहते हैं? जीव के भावों से निमित्त पाकर योग और कसाय के निमित्त से कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आ जाना और स्थिति अनुभाग लेकर ठहर जाना, वो बंध रूप अवस्था है। आश्रय बंद हो गया। फिर जितने समय उसका कर्म का अस्तित्व है ना, वो सत्ता रूप अवस्था है। और फिर जब उसका उदय काल प्रारंभ हो जाता है तो कर्म के अनुभाग के शक्ति के अनुसार बाहर में जीव स्वयमेव और बाहरी अन्य सामग्री स्वयमेव उस रूप परिणमित होती है किसके अनुसार? कि उसके अनुभाग के अनुसार, है ना, वो उसके उदय रूप अवस्था है। यह है संसार। सरल है, हाजी या नाजी? कौन सा उदय बता? अभी क्या कहानी चल रही थी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कहां घूम के आ जाएगा जी? हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम स्थिति है। तो आज बंधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस जीव के साथ अस्तित्व को लिए रहता है, जिसकी स्थिति इतनी लंबी है। और उदय काल प्रारंभ होता है तो एक एक समय में उदय में आता है। एक समय की गलती का फल कितना लंबा है मुकेश भाई साहब? अरे उदयपुर छोड़ के बम्बे नहीं, इस पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय जाए तब भी साथ में। उदयपुर बम्बई में क्या है? उदयपुर बम्बई में तो क्या है? नहीं मुकेश भाई साहब, ये तो शरीर तो साथ जा ही रहा है ना उदयपुर बम्बई में। अब शरीर भी छूट जाएगा लेकिन कर्म नहीं छूटेंगे। आई बात है, जब तक उसकी स्थिति बुरी नहीं हो। बोलते नहीं परेशानी से बहुत जना बहुत बीमार रहता है ना, बहुत पाप का उदय आता है, परिवार से परेशान है और उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है तो जगत में चर्चा, चलो अच्छा हुआ शांति हुई, उसके शांति हो गई। कहां से शांति हो गई? वो समझता ही नहीं शांति कहां से होती है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। क्या शांति हो गई? बहुत परेशान थे, बच्चे सेवा नहीं कर रहे थे, शरीर में बहुत रोग था, बीमारी बहुत थी, सेवा नहीं हो रहे, तो वो बोले बढ़िया हुआ। क्या हुआ? दुख से छूट गए मुकेश भाई साहब। विधि सीखो भाई दुख से छूटने की। हाँ, ये शरीर छोड़ देकर दूसरा शरीर धारण कर लिया, वो दुख से छूट गया क्या? हाँ हाँ, देखो दुख से परेशान है ना, तो दुख
मेटने की सही विधि सीखनी है अपने। अपन क्या कर रहे हैं दुख मेटने के लिए, वो आप सब अपने देखना एंगल, वो तरीका अपना सही है कि नहीं है वो देखना। टोडरमल साहब अभी यहाँ सब बताएंगे तरीके, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो आपकी संसार अवस्था की यहाँ चित्रण चल रहा है, ठीक है। अब एक थोड़ा कर्णान्योग का विषय है क्लिष्ट। टोडरमल साहब ने बात कही कि संसार अवस्था में एक एक्स अमाउंट का इसको कर्म का बंद होता है, उतने ही कर्म की संख्या उसके उदय में आती है, और एक वाई अमाउंट हमेशा इसके साथ सत्ता में पड़ा रहता है। इतना बस आप समझना, ठीक है, इस पैराग्राफ। क्योंकि न तो यहाँ टोडरमल साहब के भाव थे कि कर्णान्योग के बारे में, इसके बारे में मैं विशेष आगे लिखूं कि कैसे समय प्रारब्ध वो बनता है, उदय में आता है और उसमें रहता है, लेकिन उनका जो विकल्प था, चूंकि ग्रंथ ही पूरा नहीं हुआ, आगे लिखने का विकल्प था, तो इससे यहाँ लगता है कि उनके भाव थे कि मैं जब ये विषय आगे जाके जहाँ कर्णान्योग के विषय को खुलासा करूंगा तब ये विचार था कि कैसे होता है, लेकिन चूंकि ग्रंथ पूरा नहीं हुआ तो ठीक, अब अपन भी उतना ही समझ पाएंगे जितना अपन ने अन्य ग्रंथों से कर्णान्योग से समझा है। टोडरमल साहब क्या कहना चाह रहे थे, चूंकि माल ही नहीं है अपने पास तो अपन क्या विचार करें उस पर, ठीक है। चलेगा जाओ साहब, ये पैराग्राफ है, सरल है। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्ता रूप अवस्था जानना, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं। संसार अवस्था की चर्चा चल रही है। तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। कहां चल रही, वहां मतलब कहां, संसार अवस्था में। क्या हो रहा है, जितना कर्म का बंद हो रहा है उतनी की उतनी निर्जरा हो रही है। कौन सी निर्जरा हो रही है, सभी पाक निर्जरा हो रही है। जितना बंद हो रहा है उतनी निर्जरा हो रही है, और जितने सत्ता में है उतना, वो पानी की टंकी है ना, पानी की टंकी, यहां से जितना पानी आ रहा है और यहां से इतना पानी निकल रहा है, दोनों तो बराबर है, इसका लेवल भी बराबर है। ये हो गया सत्ता, ये हो गया आश्रव बंद, और ये आपका सविपाक निर्जरा। पानी की टंकी कैसी है, लेवल बराबर। ठीक। अभी एक शब्द है इसके अंदर, समय प्रबद्ध मात्र। एक ये आप ऐसा समझो कि एक समय में बंधने वाले परमाणु की संख्या, अगर ऐसे याद रखना चाहो तो, ठीक है। और नहीं तो कोई एक संख्या है मैथमेटिक्स की, ठीक, इतना आप समझो, है ना। उससे ज्यादा अभी उसमें ज्यादा उलझन नहीं, क्योंकि इसका जो रेस्पेक्ट, इसकी कैलकुलेशन है वो बहुत सिद्धों से अनंत गुना कम, फिर उस जीवों से अनंत गुना ज्यादा, उसके मध्य का, और सब ये मगजमारी में नहीं पड़ो आप। इतना समझो कि कोई ये एक संख्या है मैथमेटिक्स की, प्रति समय इतने कर्म का आश्रय बंद हो रहा है इसको, और इतने ही कर्म का इसका उदय आ रहा है, और एक अमाउंट है जो इसका सत्ता के रूप में पड़ा हुआ, ठीक है। चलें आगे, चलो अभी पंक्ति पढ़ देता हूं और फिर अगला विषय जो है इसको प्रारंभ करेंगे। वहां प्रति समय, एक एक समय की बात चल रही भैया, हो ये वो समय अपना 1 मिनट 1 सेकंड वाला नहीं है। समय मतलब समझे ना, कितना बड़ा है संजय जी भाई साहब एक समय। अपन ने तो 1 महीने की किस्त निकाली, वो 1 महीने की किस्त तो अपने को समझ में आ जाए अपने स्थूल। एक समय मतलब वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, आई बात समझ में आई, केवली भगवान के ज्ञान का विषय, ठीक है। अब अपने को जो पकड़ में आता है स्थूल समय, इसलिए मैंने 1 दिन बोल दिया, 1 घंटा बोल दिया। एक समय में जितने कर्म का बंद होता है और वो एक समय में उदय में आते हैं, और जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो सब संख्या फिक्स हो गई, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। जितने बनते हैं उतने उदय में आते हैं, और एक कोई संख्या वो सत्ता में रहती, इतना आपको अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे इसका विशेष, अब टोडरमल साहब का भाव था जो उन्होंने यहां व्यक्त किया, सो इन सबका विशेष। हाँ, ये मैथमेटिक्स है, ये 1.5 गुण हानि क्या है वो मेरे को भी नहीं पता है। एक संख्या है, कैसे कैलकुलेट करना है ये पता नहीं है, ठीक है। और आप इतना समझना कि ये सत्ता है, वो एक्चुअली मैं देख भी नहीं पाया कि इसके रेफरेंस में 1.5 गुण हानि क्या है ना।
तो ये अगर मुझे वापस कभी समय मिलेगा देख के तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझो कि ये संख्या है। मतलब 1.5 गुना हानि तो ऐसा नहीं समझ ला एक समय में आया उससे 1.5 पड़ा रहता है। अभी वो क्या है एग्जैक्टली वो मुझे पता नहीं, ये भी हो नहीं हो। हाँ, नहीं तो कोई ऐसा 1.5 मतलब समझ लो एक समय में तो बस अपने पास लोड मात्र 1.5 का है, ये भी हो यदि ये संख्या में अगर कहीं हाँ मिलेगा, उसके बाद भी पूरा रेफरेंस होगा तभी मैं बता पाऊंगा। अभी मेरे को बिल्कुल इसका स्पष्ट याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा। सो इन सबका विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे। इससे यहां बात ऐसा लग रहा था कि टोडरमल जी साहब को एक अलग से कर्म अधिकार लिखने का भी विकल्प था, मतलब इस बात से, क्योंकि यहां उसका विस्तार नहीं किया, उसका विस्तार वो कर्म अधिकार में लिखना चाहते थे। अभी बात समझना आप, इसको 20-30 बार पढ़ने के बाद भी इसमें रोज नए अपने को भाव निकल रहे हैं। कितना उनका विशेष अध्ययन होगा कर्णानुयोग के संबंध में भी कि इसके आगे और इसका विस्तार करने के लिए उन्होंने एक पूरा अधिकार उनके दिमाग में था, विकल्प था। अभी अपन ने तो अभी 1.5 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ ही पढ़े हैं, पूरा उनको एक अधिकार लिखने का भाव था किसका, इसके संबंध में। तो टोडरमल जी साहब का कर्णानुयोग पे भी कितना कमांड होगा आप उसका आइडिया लगा सकते हैं, कितना उनको गहराई से उन्होंने उसका अभ्यास किया हो। अधिकार लिखना मतलब समझे, पूरा एक अध्याय लिखना था उनको इस पे कि कैसे समय प्रबंध बनता है, कैसे बनता है, ठहरता है कितना, और पूरी इसकी डिटेलिंग करनी थी उनको, वो लिखने का उनका विकल्प था। लेकिन चूंकि ऐसा भी होगा कि पहले मूल बात करके जब उसका समय आएगा तब कहेंगे तो आगे लिखेंगे, ऐसा करके उन्होंने, क्योंकि यहां तो अभी संसार अवस्था का चित्रण करना है तो उन्होंने ये बात को आगे के लिए रख दी। अपने भाग्य प्रबल नहीं थे कि अपने को वो कुंजी नहीं मिली तो अब अपने में से कोई मेहनत करे और कर्मकांड से उसके रिजल्ट को निकाल के कुंजी बनावे, या फिर जो है मिला उसकी बात को समझ के अपना काम चलावे। ये बात है स्थिति। तो अभी ये आप इस ग्रंथ को देखना कि जो उन्होंने बात कही है, इतने सारे ग्रंथों का सार निकाल के बिल्कुल आपको बिल्कुल परोस दिया, ठीक है। उतने सब ग्रंथों का सार उस बारीकी से पढ़कर, उस बारीकी से उस आचार्य देव के भाव को निकालना और वो सही समझ लेना कि अपने लिए या तो उस जाति का पुरुषार्थ करता हुआ जीव हो, या ये है तो सीधा अपने को माल मिल गया। कितना उपकार है बोलो, है? आप कल्पना करो, ये जो अभी अपन ने कर्णानुयोग पढ़ा है, आप एक आधा कर्णानुयोग का ग्रंथ उठाकर कैलकुलेशन तो करना कि आप जो बात कही अपन ये निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। और सिर्फ 1.5 पैराग्राफ में समझाया उन्होंने। कितना पैराग्राफ लगा मुकेश जी भाई साहब? 1.5 पैराग्राफ। चलें आगे, चलो अब। हाँ, नहीं, क्वांटिटी संख्या से, क्वालिटी में तो वेरिएशन है। संसार अवस्था में देवगति के जीव के उदय अलग तरह के आ रहे हैं और निगोदिया जीव के उदय अलग तरह के आ रहे हैं, ठीक है। ये संख्या है, नंबर ऑफ जो है समय प्रबद्ध है, संख्या है परमाणुओं की। द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। अब जो कर्म बन गए हैं, ठीक है, अब उसमें एक नया और पिक्चर आ गया। अभी तक जो पिक्चर चल रही थी वो पिक्चर चल रही थी कजावत साहब कहां से, बंद, सत्ता और उदय की बात चल रही थी। ये सब एक द्रव्य कर्म की बात चल रही थी। क्या चल रही थी इसमें पिक्चर? द्रव्य कर्म की, कि कार्माण वर्गणा की एक विशेष अवस्था, उसको कर्म कहा, उसका किस प्रकार बंद होता है, वो सत्ता में उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनका उदय किस प्रकार आता है, ये बात कही। अब एक चीज और मिला दी इसमें टोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था में, कि एक भाव कर्म, ठीक है, वो क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, और उसके स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति की यहां चर्चा करी जाएगी, ठीक है। चले, अब आप में से कौन पढ़ेगा पैराग्राफ पहला, ये जो अभी इसको तुमको चर्चा करनी है? पुरुष वर्ग में से, महिला वर्ग में से एक एक जना पढ़े, फिर अपन इसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे।
ठीक है, आ गया टोडरमल साहब का हेडिंग, इस अधिकार का हेडिंग, संसार अवस्था का स्वरूप। चलो, कौन महिला वर्ग में से कौन पढ़ेगा इसको? ठीक है, ये संसार है। कैसे संसार है? तो यहां बोला द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कारण कार्य पने से ये जीव परिभ्रमण करता है। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि साहब द्रव्य कर्म क्या है ये तो बता दो, और भाव कर्म है वो क्या? तो द्रव्य कर्म किसका कार्य है ये बताओ, और भाव कर्म किसका कार्य है ये बताओ। ठीक है, और इन दोनों में कार्य कारण पने से जो संसार परिभ्रमण है वो क्या है ये समझा, बात है ना? इसी को तो संसार कहा। संसार क्या कहा टोडरमल साहब ने? द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, ये बात कही है ना। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। द्रव्य कर्म क्या, भाव। अभी द्रव्य कर्म किसका कार्य है, भाव कर्म किसका कार्य है? ठीक है, ये अपन पहले चर्चा करके आए ना, इसमें इतरेतराशय दोष नहीं है। ठीक है, वो आप में से किसी को याद है क्या उसका एंगल है? यहां तो लिखा है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसे कार्य कारण पने से संसार चक्र है। ओके, और आगे टोडरमल साहब ये स्पष्ट करके आए हैं कि इसमें इतरेतराशय दोष नहीं है। इतराशय मतलब यह है इस पर आश्रित, यह इस पर आश्रित, ऐसा दोष नहीं है। आप में से कोई बता पाएगा, है ना? बिल्कुल कोई जो अभी अभी रेगुलर आने लगा कि इतरेतराशय दोष क्यों नहीं है इसमें, कौन बताएगा हमें? और नहीं बता पाओगे तो मेरे को लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं वो कार्यकारी नहीं हो रही, या आपका कौन, कितने जने बता पा रहे हैं? 2 3 बस। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलती होगी तो एक बार यहां बोल दोगे फिर परमानेंट। हाँ बताओ आप में से कौन जो जिन्होंने हाथ खड़े करे ताकि सबको रिवाइज हो जाएगा। देखो ये तो बहुत लंबी परिभाषा बता दी आपको, छोटी बता देता हूं मैं आपको। छोटी क्या, इस द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं, और इस भाव कर्म के निमित्त से वापस ये द्रव्य कर्म होवे तो इतरेतराशय दोष होता है। लेकिन इस द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्म बनते हैं, तो ये नहीं नवीन बनते हैं, इसलिए इसमें इतरेतराशय दोष नहीं है। आई बात समझ में है? वो का वही नहीं है, इसलिए अगर वो का वही हो तो फिर ये जीव संसार से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आप लोग बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, आपने तो अपनी डायरी में नोट कर लो, और कभी कभार ऐसे ही फेरना, 2-4 बार फेरोगे तो याद हो जाएगी है। और या भाव भाषण होना चाहिए कि बात पकड़ में आनी चाहिए कि क्या एंगल है। ठीक है, अभी यहां द्रव्य कर्म की परिभाषा है और भाव कर्म की परिभाषा है। ठीक है, द्रव्य कर्म कार्य किसका है और भाव कर्म कार्य किसका है, दोनों सुंदर परिभाषा और आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी अपन चर्चा करेंगे कल। अभी तो मैं सिर्फ पंक्ति पढ़ देता हूं, मैं उस पंक्ति में शब्दों को आगे पीछे जोड़ूंगा, बनाऊंगा सेंटेंस। आप घर से प्रयास करके आना कि आपको बात पकड़ में आ जाए, द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है। ठीक है, अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्यों का जो कार्य है ना, लिख गया, सब शब्द मिल गए। अब आगे पीछे अपन बहुत आगे पीछे करेंगे इसको। क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु यानी पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य, वो क्या हो गया? द्रव्य कर्म।
और जीव के अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य, वो हो गया। ठीक है, अभी मैं कार्य की तरफ से बात कर रहे हैं ना, कल अपन इसकी विशेष चर्चा करेंगे।